हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है राइबोसोम है। राइबोसोम क्या होता है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। देखिए, यदि आप सारी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं जो कि जियोलॉजी की हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए, जो राइबोसोम होता है, पहले इसकी थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है, पहले से ही। तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। सेल के अंदर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटीन को बनाता है और सेल ऑर्गेनल्स को पहुंचाता है। ओके, तो राइबोसोम यही होता है। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। जो राइबोसोम होता है इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसकी हम पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जो राइबोसोम होता है, वैज्ञानिक जो प्लेटे थे, इन्होंने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की थी। काफ़ी सूक्ष्म अंगक है, इस सब में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृष्टि से ही देख सकते हैं, प्रकाश सूक्ष्म दृष्टि से ये दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृष्टि से ही इसे हम देख सकते हैं। तो जो ये काफ़ी सूक्ष्म कण होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और राइबोसोम होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी हुई होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसके साइटोप्लाज्म में ये क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के लिए अलग अलग मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनोजोम कहते हैं, ठीक है, मोनोजोम कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70 टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हमारी होती है, हमारे अंदर तो होती नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसके साइटोप्लाज्म में ये जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है। कैसा होता है, 70 टाइप का होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, मोनोजोम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो गई। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका जो राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 80S टाइप राइबोसोम होता है। कैसा होता है, 80S टाइप राइबोसोम। यहाँ पर 70S टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप राइबोसोम होता है, जो कि कहाँ पर उपस्थित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका रहता है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, जिसे हम अंतःपृथ्वी जालिका हिंदी में कहते हैं, न्यूक्लियस के पास ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है SER, एक होता है RER। तो SER की फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER की जो फुल फॉर्म होती है रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से पार्ट पर पाया जाता है, RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, ठीक है। तो RER पर ये चिपका रहता है, कौन से एंजाइम से चिपका रहता है, राइबोफोरिन्स एंजाइम से ये चिपका रहता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो देखिए, फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप और अच्छी तरह से इसे क्लियर कर पाएँ। देखिए, जो यूकैरियोटिक आपकी सेल होती है, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है इसमें 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो न्यूक्लियस के पास ही क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, RER SER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के RER पार्ट पर ये राइबोसोम चिपका रहता है। कौन से एंजाइम से चिपका रहता है, राइबोफोरिन्स एंजाइम से ये चिपका रहता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि राइबोसोम की दोनों यूनिट होती हैं। राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं, एक लार्ज यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। मैं आपको इसका डायग्राम अच्छी तरह से बताऊंगा अभी जब तक यहाँ पर आप देख लीजिए। इसकी दो यूनिट होती हैं, एक तो लार्ज सब यूनिट
दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट ये वाली, ठीक है, ये स्मॉल ये लार्ज। ओके, अभी हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। देखिए राइबोसोम की दोनों जो यूनिट होती हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए mRNA पर जुड़ती हैं। जब प्रोटीन बनानी होती है तब ये दोनों यूनिट जो होती हैं वो mRNA पर आकर चिपकती हैं, यानी जुड़ती हैं। mRNA ये है। ओके, तो mRNA पर कब जुड़ती हैं ये दोनों यूनिटें? जब जुड़ती हैं जब प्रोटीन का निर्माण होना होता है, तब ये दोनों आकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, देखिए mRNA पर जुड़ती हैं तब हम इसे क्या कहते हैं? जब ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब ये दोनों जो यूनिट हैं, किसकी यूनिट हैं? राइबोसोम की। ये कब आकर जुड़ती हैं? जब प्रोटीन का निर्माण होता है, ये mRNA पर आकर जुड़ जाती हैं। इस जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलीराइबोसोम कहलाती है। ठीक है, या आप इसे कह सकते हो पॉलीजोम कहलाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम की दोनों जो यूनिट होती हैं वो जब जुड़ती हैं जब प्रोटीन का निर्माण होता है। और कहाँ पर जुड़ती हैं? mRNA पर आकर जुड़ जाती हैं, तब हम इस प्रक्रिया को पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे पॉइंट हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से आप इसे याद कर पाएँ। ठीक है, तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है, राइबोसोम जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, जो केंद्रिका होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके अंदर ये राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलता है। यहाँ पर आप सही लीजिए, आप यहाँ पर सही गलत थोड़ा सा लिखा है। राइबोसोम जो होता है इसका निर्माण जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस में जब निर्माण इसका हो जाता है, और न्यूक्लियोलस में किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए और राइबोसोम दोनों का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, जो राइबोसोम होता है वो आरएनए से ही मिलकर बना हुआ होता है। काफ़ी ज़्यादा पार्ट आरएनए का ही राइबोसोम में होता है। ठीक है, तो आरएनए से राइबोसोम का निर्माण हो जाता है, और ये कहाँ से निकलता है? ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस में पोर होते हैं, छेद होते हैं, उससे ये राइबोसोम बाहर निकलकर कहाँ आ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपक जाता है। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर? RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ओके, और राइबोसोम का जो आकार होता है 150 से 230 एंगस्ट्रॉन होता है। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम का जो आकार है 200 से 230 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ओके, 150 या 230। ओके, तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया गया है, अन्य अंगक। जो राइबोसोम होता है वो अन्य कौन कौन से और अंगक में पाया जाता है? कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं उसमें पाया जाता है? देखिए राइबोसोम जो होता है वो सेल में तो ही पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है, इन दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन ऐसे कौन से अंगक होते हैं, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है? कौन कौन से अंगक होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर राइबोसोम कितने प्रकार का? 70 टाइप का राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भी 70 टाइप का राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, ये अपना प्रोटीन खुद ही बना लेता है ये दोनों। ओके, अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम होता है, क्योंकि जो इसका कोशिका द्रव्य होता है, जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है वो भी एक प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर ये RER पर चिपका हुआ राइबोसोम है। राइबोसोम कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये बात आप जान चुके हैं। और न्यूक्लियस जो होता है आपका केंद्रक होता है, उसमें इसका निर्माण ही होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो राइबोसोम होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ऐसे कौन से अंगक हैं जिसमें ये राइबोसोम पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और कौन सा है? न्यूक्लियस। इनमें राइबोसोम पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम क्यों जानते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का ही निर्माण करता है, तो इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है इसे। देखिए अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आप स्ट्रक्चर हेडिंग भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग से हेडिंग नहीं लगाई है, तो आप लगा सकते हो। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है और इसके बारे में आप स्ट्रक्चर हेडिंग में लिख सकते हो।
तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी 2 यूनिट होती हैं। एक होती है लार्ज सब यूनिट जो कि काफ़ी बड़ी होती है, एक होती है स्मॉल सब यूनिट जो कि काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, तो 2 यूनिट से मिलकर ये राइबोसोम बना हुआ होता है और राइबोसोम के बीच में ये mRNA होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। mRNA पर ये कोडान्स पाए जाते हैं, यही क्या करते हैं, अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। देखिए जो यहाँ पर mRNA पर जो कोडान्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनिक बेसिक होते हैं। यानी जो नाइट्रोजनिक क्षारक आपने पढ़े होंगे आरएनए में, तो जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं जैसे प्यूरिन, पिरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, तो 3 अलग अलग नाइट्रोजनिक क्षारक से एक कोडान का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। 3 नाइट्रोजनिक क्षारक से एक कोडान का निर्माण होता है और एक कोडान अलग अलग तरह की प्रोटीन का निर्माण करता है। एक कोडान ये अलग तरह की प्रोटीन, ये वाला अलग तरह की प्रोटीन, ये 3 जो नाइट्रोजन क्षारक हैं ये अलग तरह की प्रोटीन। ठीक है, तो अलग अलग तरह की प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये अमीनो एसिड को लाकर कहाँ पर रखता है, कोडान पर। जो भी कोडान जिस भी प्रोटीन का, जिस भी अमीनो एसिड का निर्माण करता है, और वो अमीनो एसिड कौन ला कर देता है, वो अमीनो एसिड टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए ला कर देता है। ट्रांसफर आरएनए ही क्या करता है, अमीनो एसिड को लाता है और जिस कोडान पर, जिस भी कोडान जिस भी प्रोटीन का निर्माण करता है उस पर ये रख देता है। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए अलग हो जाता है, फिर से दूसरी प्रोटीन लाता है, फिर से यहाँ पर रखता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए मैं इसकी एक क्या दिखा दे रहा हूँ आपको, इसकी एक मैं एनिमेशन वीडियो को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इस प्रक्रिया को एनिमेशन के द्वारा देखें और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये राइबोसोम एमआरएनए पर अटैच हो गया है और ये टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर यहाँ पर कोडान के पास लेकर जाएगा और अमीनो एसिड की चेन बनाएगा। ओके, तो ट्रांसफर आरएनए आता है, अमीनो एसिड को कोडान पर रखता है और ये चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो चेन है अमीनो एसिड की वो बनती रहती है। तो ये अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल जिसे हम हिंदी में कह देते हैं, और ये जो चेन बन रही है इसे हम क्या कह देते हैं, अमीनो एसिड चेन भी कह देते हैं, और ये आप कह सकते हो पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन भी इसे हम कह देते हैं और अमीनो एसिड चेन भी कह देते हैं। तो इतनी बातें आप स्ट्रक्चर हेडिंग में लगाकर लिख सकते हो। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आप अच्छी तरह से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है सोर्स और राइबोसोम टाइप, और यहाँ पर सब यूनिट, एक तो स्मॉल सब यूनिट, एक होती है लार्ज सब यूनिट। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। देखिए जो सोर्स होते हैं, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाया जाता है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक आपकी सेल होती है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, और इसमें 2 यूनिट होती हैं, स्मॉल सब यूनिट 30S होती है। ठीक है, और लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 50S की होती है। और अभी मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आप अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हो। यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम होता है, इसकी स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो 40S होती है और लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 60S होती है। ओके, और जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही होगा। लेकिन जो मैमल्स होती हैं, जो स्तनधारी जीव जंतु होते हैं, ठीक है, स्तनधारी ह्यूमन में कौन है, स्त्रियां हैं। ठीक है, तो स्त्री में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है वो कैसी होती है, 55S टाइप की होती है। तो स्त्री के अंदर जो सेल होती है और उस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 55S होता है। ठीक है, स्त्रियों के अंदर यानी मैमल्स के अंदर, यानी यहाँ मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी उसमें राइबोसोम जो होगा वो 55S टाइप का राइबोसोम होगा। तो चलिए यहाँ पर इसकी जो 70S की सब यूनिट जो होती है वो 30S होती है स्मॉल वाली, और लार्ज वाली जो होती है वो 40S होती है। और क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि प्लांट सेल में होता है, आपने देखा होगा। तो प्लांट सेल में जो राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो 70S होता है, और इसकी जो सब यूनिट होती हैं स्मॉल सब यूनिट 33S और जो लार्ज सब यूनिट होती है 50S की होती है। अभी हम इसका डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए
यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ टाइप ऑफ राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम, 80S टाइप राइबोसोम। 70S टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में, 80S टाइप राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में। 70S टाइप राइबोसोम यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट यहाँ पर 30S सब यूनिट यानी 30S से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ये कौन सी यूनिट? स्मॉल सब यूनिट। और लार्ज सब यूनिट 50S सब यूनिट की होती है, यानी 50S से मिलकर बनी हुई होती है। तो 50 सब यूनिट और 30S सब यूनिट से मिलकर ये 70S टाइप राइबोसोम बनता है। इसको जोड़ना नहीं है, 50 और 30 कितना होता है और 60-40, ठीक है। इसको जोड़ना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है ये 50S सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, लार्ज सब यूनिट जो होती है, और स्मॉल जो सब यूनिट होती है वो 30S सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। ये पूरा का पूरा 70S टाइप का राइबोसोम होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पाया जाता है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर 80S टाइप राइबोसोम होता है जो कि काफ़ी प्रोटीन का निर्माण करता है, काफ़ी ज़्यादा। ये कम प्रोटीन का निर्माण करता है क्योंकि 70S टाइप का है, ओके। इसके अंदर अलग अलग तरह के आरएनए, जैसे यहाँ पर लिखा गया 5S आरएनए होता है, 23S आरएनए, क्योंकि जो इसकी लार्ज सब यूनिट होती है वो भी तो प्रोटीन से ही बनी हुई होती है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन जो होती है 5S आरएनए यहाँ पर उपस्थित होता है, यहाँ पर 23S आरएनए होता है जो कि इसके प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। जो राइबोसोम होता है वो भी तो प्रोटीन से बनकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन राइबोसोम खुद ही प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए यहाँ पर ये आरएनए होते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये 5S आरएनए होता है, ये यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 5.8S आरएनए होता है लार्ज सब यूनिट में, 28S आरएनए उपस्थित होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S सब यूनिट होती है, और यहाँ पर जो स्मॉल सब यूनिट होती है इसके अंदर कितने प्रकार का राइबोसोम होता है? 18S आरएनए होता है, ठीक है। 40S सब यूनिट से मिलकर ये स्मॉल वाला बनता है, ठीक है, यानी स्मॉल सब यूनिट, और 60S से मिलकर ये लार्ज सब यूनिट बनती है। तो इस प्रकार से 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट से मिलकर 80S टाइप राइबोसोम बनता है, ठीक है। इसको जोड़ना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये राइबोसोम के 2 टाइप होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम, 80S टाइप राइबोसोम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका कोई कलर नहीं होता है, ओके। आप कलर देखेंगे कि ये लाल होता है, पीला होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। देखिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राइबोसोम में आरएनए एंड प्रोटीन की मात्रा बराबर होती है। देखिए राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए भी राइबोसोम में उपस्थित होता है, ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा भी उपस्थित होती है। तो ये दोनों जो मात्राएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इन दोनों की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए से ही मिलकर बना हुआ होता है और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, तो इन दोनों की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, अभी हम बार बार यस यस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो यस यस यस, ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए राइबोसोम के आकार को हम अवसादन गुणांक, जिसे हम सेड वर्ग यूनिट या आप कह सकते हो यस, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। जो यहाँ पर यस दिया गया है इसे हम सेड वर्ग यूनिट कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हिंदी में अवसादन गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसके आधार से हम इसे, इसका जो आकार होता है उसे हम व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो यस यहाँ पर लिख रहे हैं इसका मतलब होता है सेड वर्ग यूनिट, ओके। इसे हम हिंदी में अवसादन गुणांक कहते हैं। इससे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, इसका आकार प्रदर्शित करते हैं या आप कह सकते हो व्यक्त करते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम की रासायनिक संरचना। राइबोसोम जो होता है वो किस किस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। यानी राइबोसोम जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है वो हम देखने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन इसकी मात्रा किसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है और किसकी सबसे कम मात्रा होती है, यहाँ पर हम अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए जो प्रोटीन होता है राइबोसोम के अंदर वो 60% होता है, ठीक है। जो कि कैसा प्रोटीन होता है? राइबो प्रोटीन होता है, जो कि राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ होता है। तो जो प्रोटीन जो होता है वो 60% होता है
किसमें, राइबोसोम में। और जो आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए वो 40% होता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। प्रोटीन जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है और आरएनए जो होता है कम मात्रा में होता है। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, ये अभी मैंने यहाँ पर पढ़ा है कि राइबोसोम में आरएनए एंड प्रोटीन की मात्रा इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन की मात्रा 60% होती है और आरएनए की मात्रा 40% होती है। तो एक तरह से हम कहें ये इक्वल ही होता है। ठीक है, इसकी जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो इक्वल ही होती है। आरएनए की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, इक्वल ही होती है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट। और यहाँ पर इसकी परसेंटेज भी आपको माइंड में ध्यान में रखनी है कि किस तरह की कितनी प्रोटीन होती है। प्रोटीन 60% होती है और आरएनए जो होता है आरआरएनए जो कि 40% होता है। ठीक है, और जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, राइबो प्रोटीन होती है, जो कि राइबोसोम से ही मिलकर बनी हुई होती है। राइबोसोमल जो आरएनए है इससे ही मिलकर ये प्रोटीन बनी हुई होती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि राइबोसोम में जो आरआरएनए है यानी राइबोसोमल आरएनए है और जो प्रोटीन इसकी मात्रा इक्वल होती है। ये वही पॉइंट ध्यान में रखना है और ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, इसमें मैग्नीशियम +2 एलिमेंट एंड कैल्शियम +2 एलिमेंट और मैग्नीज +2 एलिमेंट पाया जाता है। इनका क्या कार्य होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि राइबोसोम में उपस्थित प्रोटीन को कोर प्रोटीन कहते हैं। देखिए, राइबोसोम में भी प्रोटीन उपस्थित होती है। राइबोसोम जिससे बना हुआ होता है उसे प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन से भी राइबोसोम बना हुआ होता है। देखिए, जो राइबोसोम ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होती है उसे हम कोर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर प्रोटीन। ओके, ठीक है, तो ये बात आप जान चुके हैं किस किस तरह से किस किस प्रोटीन से मिलकर ये राइबोसोम बना हुआ होता है। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन, यानी राइबोसोम का क्या कार्य होता है। राइबोसोम क्या क्या कार्य करता है, मैंने आपको बता ही दिया कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। और भी पॉइंट है वो मैं भी यहाँ पर बताऊंगा आपको। देखिए, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कोशिका के अंदर जो कोशिका अंगक होते हैं, उसके लिए भी ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ये तो बात आपको पता ही है कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंगक होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके लिए प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो देखिए, सेल ऑफ साइटोप्लाज्म यानी सेल का कोशिका द्रव्य में अलग अलग तरह की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कौन करता है, राइबोसोम ही करता है। जैसे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि आपने मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होती है वो किससे बनी हुई होती है, राइबोसोम से बनी हुई होती है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या करता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि कहाँ पर उपस्थित होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित होती है। और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन तो उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो सक्रिय स्टाइप राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया बनी है वो किससे बनी हुई है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया किससे बनी है, जो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम उपस्थित है उससे ये माइटोकॉन्ड्रिया बनी है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन भी ये राइबोसोम ही बनाता है। और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन यानी साइटोप्लाज्म जो आपका कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है वो किससे बना है, प्रोटीन से ही तो बना है। तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम ही करता है। और पराक्सीसोमल प्रोटीन यानी पराक्सीसोम्स जो आपके कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल में, तो पराक्सीसोम्स होते हैं। पराक्सीसोम्स किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से ही तो मिलकर बने हुए होते हैं। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम क्या करता है, पराक्सीसोमल प्रोटीन का भी निर्माण करता है। इसके लिए भी प्रोटीन बनाता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियर प्रोटीन। जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो किससे बना होता है, वो भी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, राइबोसोम करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईटीसी का मतलब एक्सेट्रा।
यानी और भी अंग सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम ही बनाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आप कई बार बता रहा हूँ आपको। ओके, अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। एमआरएनए पर उपस्थित कोडान, एमआरएनए के उपस्थित कोडान, ठीक है, कोडान 3 नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर एक कोडान बनता है और अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाता है। यानी अलग अलग तरह के कोडान अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाते हैं और अलग अलग नाइट्रोजनी क्षारक से ही एक कोडान बनता है, ठीक है। तो एमआरएनए पर उपस्थित जो कोडान होते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, जो एमआरएनए होता है इसके ऊपर अलग अलग तरह के कोडान होते हैं जो कि अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाते हैं, या आप कह सकते हो अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। देखिए, एमआरएनए पर उपस्थित कोडान, ठीक है, कोडान से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी आप कह सकते हो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो पता ही है आपको। अगला यहाँ पर देखने वाले हैं, देखिए डीएनए जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, डीएनए से क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, तब ये एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से पहले एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। इस प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, किससे? डीएनए से, ये आप कह सकते हो एमआरएनए से। तो अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया, जो Mg+2 आयन होता है, एलिमेंट जो होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है राइबोसोम में। देखिए, राइबोसोम की जो दोनों यूनिट होती हैं, लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट, वो किससे जुड़ती हैं? Mg+2 आयन से जुड़ती हैं। देखिए, दोनों यूनिट जब जुड़ती हैं तो किसके द्वारा जुड़ती हैं? Mg+2 आयन से ये जुड़ पाती हैं। वैसे ये नहीं जुड़ पाएंगे जब तक Mg+2 आयन नहीं होगा। जब Mg+2 आयन की मात्रा कम होने लगेगी तो ये असेंबल नहीं हो पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। जब जुड़ नहीं पाएंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि राइबोसोम के दोनों यूनिट जब होती हैं, जो प्रोटीन बनाती हैं, जब प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए पर जुड़ती हैं, तब Mg+2 आयन की आवश्यकता होती है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि राइबोसोम का जुड़ना क्या कहलाता है? राइबोसोम जो जुड़ता है, ठीक है, राइबोसोम, देखिए राइबोसोम जब प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए पर जुड़ता है इस तरह से, तो एमआरएनए पर जुड़ना क्या कहलाता है? एसोसिएशन। ओके, राइबोसोम का जुड़ना एसोसिएशन कहलाता है और हटना क्या कहलाता है? हटना डिसोसिएशन कहलाता है। ये हटेगा कब? अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये हटेगा कब? ये जब हटेगा जब स्टॉप कोडन आ जाएगा। राइबोसोम यानी एमआरएनए का स्टॉप कोडन पर ये जो राइबोसोम होता है ये डिसोसिएशन हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। स्टॉप कोडन हो जाता है, प्रोटीन बना रहा है फटाफट से, और जैसे ही ये स्टॉप कोडन आएगा और यहाँ से ये जो राइबोसोम होगा, ये इसकी दोनों यूनिट अलग अलग हो जाएंगी, जिसे हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन कहेंगे। ओके, जब प्रोटीन बनाने का टाइम आएगा तो राइबोसोम की दोनों यूनिट ये जुड़ जाएंगी, जिसे हम एसोसिएशन कहते हैं। तो ये होता है राइबोसोम। एक बार मैं आपको एक पॉइंट अभी आपका बचा हुआ है, अभी मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है असेंबलर राइबोसोम, यानी राइबोसोम किस प्रकार से बनता है राइबोसोम, ठीक है, क्या क्या प्रोटीन बनती हैं, फिर जाकर राइबोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये सब कहाँ पर होता है आपको पता ही है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ये प्रक्रिया। तो किस प्रकार से राइबोसोम बनता है वो आपकी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आरएनए लिखा है, राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर है, प्रोटीन यहाँ पर लिखी गई है, और सब यूनिट जो होती हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, वो यहाँ पर लिखी गई है, और यहाँ पर असेंबल्ड राइबोसोम, यानी यहाँ पर राइबोसोम जुड़ गया है। देखिए, 30 ये सब यूनिट है, कैसी है? स्मॉल है, ठीक है, और ये लार्ज सब यूनिट कैसी है? 50 से। तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। तो देखिए, ये किस प्रकार से ये बना, ये जो आपकी लार्ज सब यूनिट है किस प्रकार से बनी, कौन कौन सी प्रोटीन से बनी। देखिए, इसके अंदर क्या है? 5s आरएनए है और यहाँ पर 23s आरएनए है। देखिए, ये 23s आरएनए यहाँ पर हमने लिखा है, जो कि 2920 से बना है। यानी 2920 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर अगला है 5s, जो कि यहाँ पर आरएनए उपस्थित है। ये 5s जो आरएनए है
जो किससे बना है 120 बेसेस से बना है, नाइट्रोजन बेसेस। ओके, यहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो L1 L2 L3 होती है। ठीक है, ये प्रोटीन के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की प्रोटीन होती है देखिए, और ये टोटल प्रोटीन की संख्या 31 होती है। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे, RNA और प्रोटीन जब दोनों मिल जाते हैं तो ये लार्ज सब यूनिट का निर्माण हो जाता है। जब लार्ज सब यूनिट का निर्माण हो जाता है फिर स्मॉल सब यूनिट का बनता है। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट में क्या है 16S RNA है, तो 16S RNA यहाँ पर है। ये 1540 ठीक है बेसेस से बना हुआ होता है, नाइट्रोजन सारा काम कह सकते हो। इसमें जो प्रोटीन होती है वो S1 S2 S3 के नाम से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। टोटल प्रोटीन की संख्या 21 होती है। ओके, तो 21 प्रोटीन की संख्या होती है, तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है सब यूनिट बन जाती है। कैसी सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट बन जाती है, जो कि कैसी है 30S सब यूनिट है। ओके, इसके अंदर 16S RNA है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों को जोड़ा जाता है, तब हम इसे असेंबल्ड राइबोसोम कहते हैं, यानी राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम किस प्रकार से जुड़ता है, तो देखिए ये वाला यहाँ पर जुड़ गया, ये वाला यहाँ पर जुड़ गया, ये वाला 50S सब यूनिट, ये वाला 30S सब यूनिट, 70 टाइप का राइबोसोम बन गया। प्रोकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम का निर्माण हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, काफ़ी सिंपल है, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। देखिए ये mRNA है, देख सकते हो जो 60S होता है लार्ज सब यूनिट, जो कि यूकैरियोटिक सेल की होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में 60 लार्ज सब यूनिट होती है, जो कि 5S RNA यहाँ पर होता है, 5S RNA यहाँ पर, 28S RNA यहाँ पर होता है। यहाँ पर ये 28S RNA यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर छोटा सा एक RNA है 5.8S RNA, जो कि 160 बेसेस से मिलकर बना हुआ है। और ये 28S ये कितने बेसेस से मिलकर बना हुआ है 4800 बेसेस, यानी 4800 क्षारकों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये वाला जो 5S है वो यहाँ पर लिखा है 5S RNA, जो कि 120 प्रोटीन से बना है, 120 बेसेस से बना हुआ है। और यहाँ पर जो प्रोटीन होती हैं ये L1 L2 L3 के नाम से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि ऊपर किया था। और यहाँ पर टोटल 50 प्रोटीन होती हैं और ये बना देती हैं 60S लार्ज सब यूनिट। ओके, अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया गया है कि इसका जो नीचे वाला पार्ट स्मॉल सब यूनिट, ये किस प्रकार से बनती है। इसके अंदर 18S होता है RNA, इस प्रकार से इसमें 1900 बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन सारा काम कह सकते हो। ओके, और इसमें जो प्रोटीन होती है S1 S2 S3 होती है, अलग अलग नाम होते हैं, मैंने आपको बता दिया। टोटल 33 प्रोटीन का होती हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर 40S सब यूनिट का निर्माण हो जाता है, किसके द्वारा, इन दो मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाती है और 18S RNA मिल जाता है, तब ये स्मॉल सब यूनिट का निर्माण हो जाता है। स्मॉल सब यूनिट कौन सी, 40S सब यूनिट की। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार से असेंबल्ड राइबोसोम हो जाता है, जुड़ जाता है 18S यहाँ पर, और ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पर, ये 60S सब यूनिट, ये 40S सब यूनिट, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। 80S टाइप का ये राइबोसोम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है असेंबलर राइबोसोम। असेंबलर राइबोसोम का मतलब होता है ये किस प्रकार से जुड़ता है, किस प्रकार से ये बनता है, वही प्रक्रिया यहाँ पर लिखी गई है। और ये बात आप थ्योरी में भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकते हो, अपनी थ्योरी में आप लिख सकते हो। इसे मैंने आपको अच्छी तरह से इसे समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाएंगे कि असेंबलर राइबोसोम क्या होता है। तो आई होप आप राइबोसोम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले चुके होंगे। यदि राइबोसोम के बारे में और भी कोई यहाँ पर डाउट यदि है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। आपका कोई सा भी डाउट नहीं रहा होगा, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। यदि डाउट है तब भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। तो यदि आप BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।